हेलो, हाय एवरीवन, माई सेल्फ संतोष कुमार। मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर संतोष स्टेम 19। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यही आपका प्यार हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। चलो अपन स्टडी करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को। हम यहाँ पर देखो एनसीईआरटी के ही थ्रू जाएंगे। उसके पीछे देखो कुछ रीज़न है, क्योंकि नीट के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्योरली एनसीईआरटी से ही उठाते हैं। वहीं पर अगर आपका बोर्ड भी जैसे सपोज करो सीबीएसई, सेम तरीके से राजस्थान, किसी और स्टेट के अंदर की अगर वो एनसीईआरटी को प्रिफेयर करते हैं तो उनके भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो हम यहाँ पे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को स्टडी करेंगे। एक और चीज़ लर्न रखना कि जो भी नीट के अंदर क्वेश्चन है वो सारे एनसीईआरटी के आते हैं। तो अगर आप नीट अच्छे तरीके से देना चाहते हो तो एनसीईआरटी को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी को लाइन थ्रू जाते हो तो सारी चीज़ें बहुत ईजीली हो जाएगी। चलो अपन विदाउट टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टडी करते हैं चैप्टर फर्स्ट को। देखो चैप्टर फर्स्ट की हेडिंग है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब इस कंडीशन के अंदर अपन ये स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है या उसके बारे में क्या मतलब इंट्रोडक्शन है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो एक चीज़ आपको समझनी है कि सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि क्लास 12th के अंदर हम रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे देखो आगे अपन का टॉपिक है कि दो टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, एक सेक्सुअल होता है, एक होता है एसेक्सुअल। हमारा 95% जो कोर्स है क्लास 12th का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। वहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सिर्फ अपन चैप्टर फर्स्ट के अंदर ही स्टडी करेंगे। उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं आएगा हमारे सिलेबस के अंदर। फर्स्ट देखो टॉपिक आता है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन अपन किसे कहते हैं? ऐसा टाइम पीरियड जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच में होता है, इसी टाइम इंटरवल को अपन क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। अगर अपन एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझे, सपोज करो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है। बर्थ होने के बाद में वो क्या करता है? ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद में वो रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस करने के बाद में उसके अंदर एजिंग होती है और एजिंग की अल्टीमेटली लास्ट रिजल्ट क्या होती है? डेथ। तो ये जो टाइम पीरियड बर्थ से स्टार्ट होता है उसके बाद में चलता रहता है, कहाँ तक? डेथ तक चलता रहता है। इस पूरे टाइम पीरियड को अपन क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। लाइफ स्पेन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग टाइम इंटरवल का होता है। वो डिपेंड करता है उनके मेटाबॉलिज्म के ऊपर, वो डिपेंड करता है उनकी फिजियोलॉजी के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि वो किस स्पीशीज का मेंबर है। जैसे सपोज करो ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पेन अपन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 100 ईयर्स मानते हैं। फिर देखो डिजीज होने की वजह से, किसी और एक्सीडेंट होने की वजह से ये एक अलग बात है। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करनी है कि लाइफ स्पेन के अंदर वो टाइम इंटरवल आता है जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक। अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से होता है तो उसे अपन लाइफ स्पेन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर देखो एक अपन की पॉइंट लिखी हुई है कि जो लाइफ स्पेन ऑर्गेनिजम्स का होता है वो उनके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं जिनकी साइज लगभग हमारे को मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखाई देती है, मगर उनके लाइफ स्पेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग होती है। जैसे दो अपन एग्जांपल से स्टडी करना चाहते हैं। पैरट जिसकी लाइफ स्पेन देखो अपन अप्रोक्स 140 ईयर्स मानते हैं। क्रो जिसकी लाइफ स्पेन अपन 15 ईयर्स मानते हैं। दिखने में लगभग देखो दोनों एक जैसे अपन को दिखाई देते हैं अगर अपन कलर को छोड़ देते हैं तो इतना ज़्यादा देखो वेरिएशन लाइफ स्पेन के अंदर आता है। ये चीज़ ये प्रूव करता है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की साइज बड़ी है जैसे एलिफेंट तो उसका लाइफ स्पेन भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अगर किसी की साइज छोटी है, बॉडी साइज, तो उसका लाइफ स्पेन छोटा होगा। नहीं, लाइफ स्पेन उसकी स्पीशीज की प्रॉपर्टी है, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसकी फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर लाइफ स्पेन डिपेंड करता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे अपन ने एक चीज स्टडी की कि एक्चुअल के अंदर ये तो टाइम इंटरवल है जिसके अंदर ये सारी क्या है स्टेप्स होते हैं, बर्थ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और डेथ। अब क्वेश्चन ये है कि रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है ऑर्गेनिजम्स के अंदर? हम ये मानते हैं कि जो अर्थ की जो ओरिजिन है वो 4 बिलियन ईयर्स अगो हुई है। नॉन सेल्यूलर फॉर्म की ओरिजिन अप्रोक्स 3 बिलियन ईयर्स अगो हुई है। तो इस तरीके से देखो अलग अलग स्पीशीज आई और हजारों सालों से जो अलग अलग स्पीशीज है वो प्रेजेंट है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो तो नहीं है मगर उनकी जो फॉर्म्स है वो हम प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि जो अलग अलग स्पीशीज हमारी अर्थ के अंदर है उनके मेंबर्स अभी तक जिंदा क्यों है? सेम तो नहीं है मगर उनके जो ऑफ स्प्रिंग है वो जिंदा है। तो उसका अपन आंसर क्या देते हैं? रिप्रोडक्शन देते हैं। जो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे पूरे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है हजारों सालों से, उसके पीछे आंसर है रिप्रोडक्शन। अलग अलग स्पीशीज के मेंबर
सारी जो स्पीशीज के मेंबर लिविंग होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज होती है कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ये अपने ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं। और यही रीज़न है कि अलग अलग के जो स्पीशीज के मेंबर्स है वो आज तक भी जिंदा है। तो ये है नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है? क्योंकि स्पीशीज की मेंबर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कंटिन्यू हो पाए या वो जिंदा रह पाए। फिर क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रोडक्शन अपन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपने ऑफ स्प्रिंग को गिव राइज देता है जिसकी अपीयरेंस लगभग उसकी जैसी होती है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंपली कहने का मतलब बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी को या कैपेबिलिटी को अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा। अब देखो रिप्रोडक्शन के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस हिसाब से होता है? इन द केस अगर रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो उसे अपन क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। इन द केस अगर दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जनरली वेरिएशंस आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, नो वेरिएशंस। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, और हमें पता है कि गैमेट फॉर्मेशन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है तो वो कैसे होगा? मियोसिस से होगा, और मियोसिस प्रोड्यूस द वेरिएशन। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाता है, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन की सीक्वेंस होती है वो भी चेंज हो जाती है। इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आती है। वैसे तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता नहीं है। इन द केस अगर होता है कुछ कंडीशंस में तो वो माइटोसिस से होगा। इसी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी वेरिएशन को प्रोड्यूस नहीं करते। फिर देखो नेक्स्ट अपन की एक पॉइंट लिखी हुई है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इमॉर्टल नहीं होते। इमॉर्टल का मतलब वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते, एक टाइम के बाद में उनकी डेथ हो जाएगी। मगर हमारी जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, उन्हें हम इमॉर्टल मानते हैं। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि उनकी कभी नेचुरली डेथ होती नहीं है। उनकी लाइफ स्पेन को अपन फिक्स डिफाइन नहीं कर सकते। तो सपोज करो एक एमेबा है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का ही मेंबर है। अब एमेबा ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद में वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है, और फिर बाइनरी फिशन से वो रिप्रोड्यूस करता है। तो एक एमेबा से कितने एमेबा बन गए? 2 एमेबा बन गए। अब देखो यहाँ पे देखो जो पेरेंट था वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर चेंज हो गया, सो ऑन। ये अभी ऑफ स्प्रिंग एज अ पेरेंट की तरह बिहेव करेंगे और ये आगे चलकर फर्दर किस में चेंज हो जाएंगे? न्यू ऑफ स्प्रिंग के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि नेचुरली इस मेंबर की डेथ हुई, इस मेंबर की नेचुरली डेथ नहीं हुई। ये तो ग्रो करने के बाद में रिप्रोड्यूस किया, फर्दर जो न्यू मेंबर्स बने वो भी ग्रो करने के बाद में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरीके से कहीं पर भी अपन को नेचुरली डेथ नहीं दिखाई दे रही है। इसी वजह से अपन ये कहते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, उनकी नेचुरली डेथ नहीं होती, जिसकी वजह से अपन उनकी फिक्स्ड लाइफ स्पेन नहीं बता सकते। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है जो तो अपने चैप्टर के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है, मगर अपन उसको पहले स्टडी करते हैं ताकि चीज़ें अपन को अच्छे तरीके समझ में आए। हमने ये कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी बर्थ होने के बाद में वो ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद में रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करने के बाद में उसकी एजिंग होती है, रिजल्ट उसकी अल्टीमेटली डेथ होती है। तो ये जो पीरियड्स है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन सारे पीरियड्स को अपन 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एक चीज लर्न रखना, ये जो 3 फेसेस है ये सिर्फ अप्लीकेबल है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। वहीं पर जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हम उनको 3 फेसेस के अंदर कैटेगराइज नहीं करते सिंपली। तो अब देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल अपन डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, ये सिर्फ अपन इंट्रो पढ़ते हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फेसेस होते हैं उसके अंदर फर्स्ट फेस आता है जुवेनाइन फेस। और ये फेज कैसा होता है? ऐसा टाइम पीरियड जो बर्थ से लेकर रिप्रोडक्शन से जस्ट पहले वाला होता है, तो उसी टाइम पीरियड को अपन जुवेनाइन फेज कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स मैच्योर होता है, ग्रो करता है ताकि ये आगे चलकर रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सके। तो जो ये टाइम पीरियड होता है मैच्योरिटी का, या मैच्योरिटी से जो रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी से जो पहले टाइम पीरियड है, तो उसी फेज को अपन क्या कहते हैं? जुवेनाइन फेज कहते हैं, जिसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन होगी ताकि ये आगे जाकर रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। जुवेनाइन फेज को देखो एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। ये सपोज करो बच्चे का जन्म हो गया, अब दूसरे दिन अगर चाहे अपन शादी करवा भी दे तो तीसरे दिन उसका बच्चा नहीं होने वाला है, अपन को वेट करना पड़ेगा। अब वो वेट देखो अपन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग 18 ईयर्स मानते हैं कि उसके बाद वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं।
तो सेम तरीके से प्लांट के अंदर भी यही होता है। जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे सीड होते हैं मैंगो के, तो मैंगो के सीड को ग्रो करवा देते हैं और फिर वेट करते हैं कि अभी तक तो आम ग्रो हुआ नहीं, अभी तक आम ग्रो हुआ नहीं। अब मैंगो के सीड के अंदर अगर अपन एक प्लांट को जर्मिनेट करवाते हैं तो कम से कम अपन को 5 ईयर्स वेट करना पड़ता है, उसके बाद में वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर पाएगा। तो जो ये टाइम पीरियड होता है जब ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अपने आप को मैच्योर करते हैं ताकि वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सके। तो रिप्रोडक्शन को छोड़कर बर्थ से लेकर ये सपोज करो ये बर्थ हुई, ये रिप्रोडक्शन है, तो इस इंटरवेल के बीच में जो टाइम पीरियड आता है उसे अपन जिवेलाइन फेज कहते हैं। एनिमल के अंदर अपन इसे प्रोनाउंस करते हैं जिवेलाइन से, वहीं पे प्लांट के अंदर अपन इसे प्रोनाउंस करते हैं वेजिटेटिव फेज से प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज। जब उनकी बॉडी मैच्योर हो जाती है तब ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, मिठाइयाँ बटेगी फिर तो इस फेज को अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग आती है, वो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग हो सकती है। फिजियोलॉजिकल का मतलब उनकी बॉडी के अंदर जो पहले मेटाबॉलिज्म चलती थी अब उसके अंदर कुछ डिफरेंस आएगा, और मॉर्फोलॉजिकल का मतलब उनके अपीयरेंस के अंदर कुछ चेंजिंग होगी। जैसे प्लांट के अंदर फ्लावर का ग्रो होना, ये चीज़ अपन को ये इंडिकेट करेगा आप ये रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकता है। सेम तरीके से हमारे अंदर मेल और फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद में या प्यूबर्टी के टाइम कुछ चेंजिंग आती है, वो अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। फिर देखो जब रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ऑर्गेनिजम्स अच्छे तरीके से अपने ऑफ स्प्रिंग को गिव राइज देता है, बर्थ देता है। अब ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड्स का होता है, अलग अलग स्पीशीज के अंदर ये वेरी करता है। कुछ स्पीशीज के अंदर 2-3 साल तक, कुछ स्पीशीज के अंदर ये 30-40 साल तक। तो मतलब रिप्रोडक्टिव फेज का जो टाइम इंटरवल होता है वो वेरिएबल होता है अलग अलग स्पीशीज के अंदर। उसके बाद देखो क्या होता है, नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ही एक दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है जिसे अपन सीनेसेंट फेज कहते हैं, जिसे अपन एगिंग कहते हैं। इसका अल्टीमेटली स्टॉप क्या होगा, डेथ। फिर वहां तक ये तीनों फेजेस खत्म हो जाएंगे। अब इस फेज के अंदर होता क्या है, एक्चुअल के अंदर ये तीनों फेजेस के अंदर जो वेरिएशन है कि बर्थ के अंदर अपन जैसे बर्थ होता है जिबेलाइन फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर बाद में सीनेसेंट फेज। इन तीनों फेजेस की जो वेरिएशन होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, वो उसकी बॉडी के हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं इन तीनों फेजेस के अंदर। अब लास्ट वाले फेज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं वो कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सेल डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। तो उनके सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं या वो कैपेबल नहीं होंगे कि वो अच्छे तरीके से सेल डिवीजन को परफॉर्म कर सके। फिर इसी वजह से उस फेज को अपन एजिंग फेज कहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें स्लो होने लगेगी, वो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। सीनेसेंट फेज की रिजल्ट के अंदर क्या होता है, डेथ होता है, फिर वहां पे फुल स्टॉप हो जाता है। तो ये 3 फेजेस होते हैं रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सीनेसेंट फेज। तो ये तीनों फेजेस अच्छे तरीके से लर्न रखना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आरबीसी का बोर्ड हो, सीबीएसई का हो, नीट के अंदर, तो ऑफकोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लाइफ स्पेन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में, और अच्छे तरीके से रिवाइज करो। इसी चैप्टर के नोट्स लास्ट के अंदर लिंक के अंदर मैंने पीडीएफ में देखो भेजे हैं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू टू वॉचिंग, गुड बाय।